Assalamu alaikum. We'll go to the next part of the chapter, solutions, where we will be discussing about solubility, Henry's law, and its applications. So, in this part, we'll discuss first of all what do you mean by solubility. Solubility is the maximum amount of substance that can be dissolved in a specified amount of solvent at a given temperature. सॉलिबिलिटी कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसको आप एक फिक्स्ड या फिर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यानी कि उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ सल्यूट ऐड भी करेंगे वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। यानी कि ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, थोड़ा थोड़ा करके आप डिज़ोल्व करते गए, बाद में जब ये डिज़ोल्व नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है डिसोल्यूशन प्रोसेस, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को आप बोलेंगे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की सॉलिबिलिटी। जैसे कि एग्जाम्पल, if you have the container like this, in this container I have taken some 100 ml of solvent, जैसे कि ये water suppose हम consider करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक 10 ग्राम शुगर या सॉल्ट इसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। 10 ग्राम शुगर या सॉल्ट इसमें डिज़ोल्व करेंगे, शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। इस डिज़ोल्व होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स थे पूरे यूनिफॉर्मली इस सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बन गया क्योंकि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है मिक्स कर दिए, सॉल्यूशन बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन में और शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व होने की एबिलिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस सॉल्यूशन में कुछ और सॉल्यूट या सॉल्ट दैट इज शुगर और सॉल्ट अगर आप डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कोई सॉल्यूशन में और डिसॉल्व करने की एबिलिटी है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन वेयर some more amount of solute can be dissolved is called as unsaturated solution। तो अगर आप इसमें और थोड़ा सल्यूट ऐड कर लिए हैं, से फॉर एग्जांपल इस सेल ऐड अप 10 ग्राम मोर शुगर और सॉल्ट। अब ये और 10 ग्राम भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अगर ये और 10 ग्राम भी डिसॉल्व हो गया तो 20 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। अब 20 ग्राम ये भी डिसॉल्व हो गया। इसके बाद अगर आप इसमें अगर एटलीस्ट 1 ग्राम भी अगर ऐड कर रहे हैं, ये 1 ग्राम डिसॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ 20 ग्राम डिसॉल्व हो गया। बाद में आप उसके ऊपर अगर 1 ग्राम या 2 ग्राम जितना भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे आके कलेक्ट हो रहा है थोड़ी देर के बाद, तो वैसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, उतने ही सॉल्वेंट में पहले हम 10 ग्राम ऐड करे थे, सोल्यूशन अनसैचुरेटेड था, फिर से आप सपोज 10 ग्राम ऐड करें, सोल्यूशन बन गया, वो भी डिसॉल्व हो गया। अब उसमें और एक्स्ट्रा आप 1 ग्राम या उससे ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, नीचे आके कलेक्ट हो रहा है, तो अब समझ जाना है कि ये सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, इसकी डिसोल्यूशन कैपेसिटी, इसमें डिसॉल्व करने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और इस क्वांटिटी को हम, जो डिसॉल्व हो चुका है, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि अगर आप शुगर डिसॉल्व करें तो 20 ग्राम विल बिकम सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर in this amount of solvent. You should not take this extra because this is not dissolving, right? So whatever dissolves in maximum quantity in a specified amount of solvent at a given temperature, this amount is called as solubility of a substance। अब रही बात, अगर आपको ये भी डिसॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन, या तो ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर चेंज कर दो। टेम्परेचर
चेंज करने से ये सॉल्युबिलिटी वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट भी जो है डिजॉल्व हो जाता है। तब उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे ओवर सैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि आप हाइयर टेम्परेचर पे उसको डिजॉल्व करें। अगर वो टेम्परेचर फिर से नॉर्मल वैल्यू पे आ गया, तो ये जितना एक्स्ट्रा सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है वो फिर से अनडिजॉल्व कंडीशन पे आता है, राइट। तो जब भी आप सोल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं सॉलिड या गैशियस सोल्यूट लेके, तब ये कंडीशंस आते हैं। एक पहला स्टेज होता है अनसैचुरेटेड, दूसरा आ जाता है सैचुरेटेड, और कोई दूसरे टेम्परेचर चेंज करके आप सोल्यूशन सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड और ओवर सैचुरेटेड सोल्यूशन। So the same thing is discussed over here in this slide. A solution where solute is in solid form and solvent is in liquid form is a solution of solid in liquid. वैसे solution को हम बोलेंगे liquid solution where you are taking solid solute and the solvent is in liquid form. A solid solute can be easily dissolved in liquid at a particular temperature. Unsaturated solution, a solution where some more solute can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. Saturated solution, a solution where no more solute can be dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. जब भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं, जब उसकी डिसोल्यूशन कैपेसिटी सॉल्वेंट की ख़त्म हो जाती है, सॉल्यूशन की ख़त्म हो जाती है, तब वो अमाउंट को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी और उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद होता क्या है, जो भी डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है वो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है। दे विल बी अंडर इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर आप, जैसा अभी हम एग्जांपल देखें, 20 ग्राम डिसॉल्व करे थे, डिसॉल्व हो गया पूरा, ऊपर उसके अगर 1 ग्राम भी आप ऐड कर रहे हैं या कितना भी आप ऐड करेंगे वो अनडिसॉल्व्ड स्टेज में आ रहा है, तो ये अनडिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मीन्स अगर वो 1 ग्राम जो आप डिसॉल्व करें हैं वो एक्चुअली हो जाता क्या है, डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट था वो अनडिसॉल्व्ड कंडीशन में आता है। यानी कि डिसोल्यूशन भी चलता है, क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। डिसोल्यूशन यानी कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाना, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि डिसॉल्व्ड सॉल्यूट फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन will become equal to rate of crystallization. So that condition we call it as equilibrium, and that can happen only in case of saturated solutions. Now first we'll discuss the solubility of a solid solute in liquid, on what factors it depends. First देखेंगे nature of solute. सॉल्यूट किस टाइप का रहना है। सॉलिड सॉल्यूट की बात हो रही है जिसको आप लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूट किस टाइप के होना है, जो डिसॉल्व होते हैं, और कब ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है वो आपको देखना है। व्हेन यू टॉक अबाउट नेचर ऑफ सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, and non-polar solute dissolves in non-polar solvent. Polar solute, commonly that is nothing but the ionic solids, they are all polar solids. Or if you talk about organic compounds, if they are having a positively and negatively charged species of higher magnitude, then also we can call them as polar. यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब ज़्यादा होता है, डेफिनेटली उस कंपाउंड को आप बोलेंगे पोलार। तो पोलार सोल्यूट जितने भी होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो ईजिली पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि NaCl वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, क्योंकि NaCl एक आयोनिक सॉलिड है और वाटर भी एक पोलार यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो आसानी से NaCl वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। इसकी वजह यह है कि दोनों में इंटरैक्शन सेम टाइप का है, ये भी पोलार है और ये भी पोलार है,
तो इंटरैक्टिव फोर्स, सोल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन अगर सेम टाइप का है तो वो दोनों डिजॉल्व, दो यानी कि सोल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि इंटरैक्टिव फोर्स सेम है। When the interactive forces are same, easily the solute will dissolve in that given solvent. अब जैसे कि small kids, they will not mingle with एल्डर और यंग वंस, उनका दोनों का नेचर, स्मॉल छोटे बच्चों का अलग नेचर रहता है, बड़े बच्चों का अलग नेचर रहता है। अगर दोनों को आप मिक्स करके बिठाएंगे तो नहीं होगा। छोटे बच्चे छोटे दूसरे किड्स के साथ ही मिक्स होके खेलते हैं, और बड़े यंगस्टर्स जो है बड़ों के साथ ज़्यादा मिंगल होके रहते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पोलार सोल्यूट अगर है तो आसानी से पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। उसी तरह नॉन पोलार सोल्यूट नॉन पोलार सॉल्वेंट में ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो इजीली बेंजीन या कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भी नॉन पोलार। सो इन जनरल हम क्या लेते हैं, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, जैसा एक मिसाल है, एक मुहावरा है, उसी तरह यहाँ पे भी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। So polar solute dissolves in polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar solvent. अब डिसॉल्व होने के लिए भी कुछ ऑप्शन है, जैसे कि पोलार सोल्यूट, हर पोलार सोल्यूट पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बोल के ज़रूरी नहीं, कुछ थोड़ा ही क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, कुछ सोल्यूट ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है आपको देखना है, उनका लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर कोई कंपाउंड ईजिली डिसॉल्व हो रहा है, आसानी से सॉल्युबल है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, लैटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम होना है। यानी कि कोई कंपाउंड अगर सॉल्युबल होना है, व्हेन ए सोल्यूट इज सॉल्युबल इन ए गिवन सॉल्वेंट, इट मींस दैट its hydration enthalpy is greater than lattice enthalpy, or lattice enthalpy is smaller than hydration enthalpy. So this point you need to remember. For a solute to be soluble, hydration enthalpy should be greater than lattice enthalpy. For a solute to remain insoluble, when a solute is remaining insoluble in a given solvent, that time it is concluded that hydration enthalpy is less than lattice enthalpy. तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सोल्यूट सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, और क्यों वो इनसॉल्युबल है या सॉल्युबल है, उसका हम रीज़न दे सकते हैं। अगर कोई सोल्यूट सॉल्युबल हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी उसके लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा है। सोल्यूट अगर इनसॉल्युबल रह रहा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी उसके लैटिस एंथैल्पी से कम है। Lattice enthalpy, energy released when an ionic solid is formed from its constituent elements or constituent ions. Hydration enthalpy is the energy released when a given ion is surrounded by definite amount of water molecules, or a given solute gets hydrated. Next, nature of solvent. Solute की तो बात हो गई, solvent देखेंगे। Ionic solids dissolve easily in a solvent having a very high dielectric constant. अब तरह तरह के सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि वाटर है, बेंजीन है, टॉलिन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सॉल्वेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट किस तरह होना है ताकि उसमें सॉलिड डिसॉल्व हो सके, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। Dielectric constant means it is the ability of a substance to separate the charges. Ability of a substance to separate the charges. तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, नियरली 80। तो इस वजह से अगर आप कोई भी सोल्यूट वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आसानी से उस सोल्यूट पार्टिकल्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ है, कैटायॉन्स और अनायॉन्स है, उस वाटर क्या है उनको आसानी से सेपरेट कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल्स कैटायन और आयनायन के सराउंडिंग में आते हैं अपने अपोजिट एंड्स के ज़रिए से, और एक एक कैटायन और आनायन को अलग अलग करते जाते हैं। मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होना है ताकि वो चार्जेस को सेपरेट कर सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है, इस वजह से आयोनिक सॉलिड्स उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन
वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है जिसमें आयोनिक सॉलिड इजीली डिसॉल्व होने की वजह है क्योंकि वाटर में डाइलेक्ट्रिक वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है. It is having very high dielectric constant. That's why easily ionic solids dissolve. Even some other solids also dissolve in water. That's why we call water as a universal solvent, because you can dissolve any solute easily and in large quantity. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ सोल्यूट आपको डिसॉल्व करना है तो सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होने की एबिलिटी रहना है. अब सभी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की एबिलिटी नहीं होती है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, ईथर्स है, यहाँ पे इनके पास अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है तब भी सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है तब वो सोल्यूट ईजिली उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा. So if the solvent has the ability to form hydrogen bonds with the solute particles, that solute can easily dissolve in that solvent. So this is the nature of solvent. When you talk about solvent, a solvent should have high dielectric constant and a solvent should have the ability to form hydrogen bonds. अब देखते हैं solution के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है. टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है या फिर सॉल्यूशन किस तरह चेंज हो जाता है, यानी कि वेदर इट विल चेंज फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, वो भी अभी ऑलरेडी हम डिस्कस करें हैं. टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी जब चेंज हो जाएगी तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन डेफिनेटली सैचुरेटेड बन जाएगा या फिर ओवर सैचुरेटेड भी हो सकता है. अब सिर्फ हम डिस्कस करते हैं सिर्फ अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दिस थिंग. जब भी आप कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सोल्यूट पार्टिकल्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि डिसोसिएशन होता है. डिसोसिएशन के बाद वहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल जो कैटायंस या आनायंस है उसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस. हाइड्रेशन हो जाता है तो ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं सोल्यूशन बन जाएगा. तो इस दौरान एनर्जी चेंजेस आते हैं. डिसोसिएट होने के लिए एनर्जी चाहिए, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहेगा. हाइड्रेशन के टाइम पे एक्सोथर्मिक यानी कि एनर्जी रिलीज हो जाती है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा. ओवरऑल सोल्यूशन बनने के बाद एंथैल्पी चेंजेस आते हैं. नेट चेंज अगर डिसोल्यूशन सोल्यूट डिसॉल्व हो गया पूरा, उस डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी चेंजेस हीट चेंजेस हो रहे हैं, या तो एब्जॉर्ब हो रही हीट या फिर रिलीज हो रही है. उस कंडीशन के बेसिस पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं. इन जनरल आपको याद रखना है whenever a dissolution of solute process, if you are dissolving a solute in a solvent, if the dissolution of solute in solvent is endothermic, heat absorb हो रही है, तब increase in temperature increases its solubility. याद रखो ये पॉइंट. टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है? ऐसे डिसोल्यूशन प्रोसेस जो एंडोथर्मिक टाइप का है. इफ यू रिमेंबर इक्विलिब्रियम, whenever you are having an endothermic process, increase in temperature shifts the equilibrium towards forward direction. वही पॉइंट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं कोई सॉल्वेंट में, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक. सोल्यूट आपको डिसॉल्व ज़्यादा क्वांटिटी में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी. Now, if you talk about the dissolution of solute in solvent is exothermic. कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जिसको डिसॉल्व करने के बाद नेट हीट चेंज, टोटल हीट चेंज जो है नेगेटिव हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है. तब इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस इट्स सॉल्युबिलिटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. Because whenever you talk about exothermic processes, according to Le Chatelier's principle, increase in temperature will shift the equilibrium towards backward direction. Solubility कम हो जाती है. अब जैसे कि एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ शुगर. आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है.
थोड़ी शुगर डिज़ोल्व करो, शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। अब आपको जो है उसका सिरप बनाना है, चाशनी जिसे हम बोलते हैं। कैसे बनाते हैं? टेम्परेचर बढ़ा के। जब आप थोड़ा क्वांटिटी ऑफ शुगर ज़्यादा ऐड करके उसको डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो भी अनडिज़ोल्व्ड शुगर था वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स सॉलिबिलिटी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल बोरवेल वाटर या कोई सॉल्ट वाटर। कोई भी आप सॉल्ट वाटर या बोरवेल वाटर देखो, एकदम क्लियर नज़र आता है। सपोज उनको हम सैचुरेटेड या नियरली सैचुरेटेड भी ट्रीट करेंगे उस सोल्यूशन को, उसमें कोई भी सॉल्ट पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आते हैं। लेकिन वही सॉल्ट वाटर जब आप उसे हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि जो भी सॉल्ट डिज़ोल्व हो चुका था, डिज़ोल्व कंडीशन में था, वो देख सकते हैं नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। स्पेशली व्हेन यू बॉयल ए बोरवेल वाटर, you will find that some salt particles will settle down at the bottom. It means that dissolution of solute in that solvent is an exothermic process, and for exothermic processes, increase in temperature decreases its solubility. So many times they have asked in the examination, what is the effect of temperature on the dissolution of a solute in a solvent. So when you are writing the answer, you have to mention compulsorily whether the given process is endothermic or exothermic. For endothermic process, increase in temperature increases solubility, directly proportional, and for exothermic, increase in temperature decreases its solubility. रही बात अब प्रेशर की, सॉलिड सोल्यूट या लिक्विड सोल्यूट आप जब सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर का कोई रोल नहीं रहेगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट और लिक्विड सोल्यूट इन ए लिक्विड सॉल्वेंट, बिकॉज of the already they are having compact arrangements. Okay, that time we can't change the solubility by the application of pressure. Next, coming down to solution of gases in liquids, means solute is in gaseous form which is dissolved in liquid. All types of gases are highly soluble or less soluble in water as well as in other liquids. Gases easily कोई भी liquid solvent में dissolve होते हैं, कोई कम या कोई ज़्यादा। जैसे कि ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, नाइट्रोजन जस्ट नॉर्मल वे में डिसॉल्व हो जाएगा, अमोनिया डिसॉल्व हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है। तो कंडीशन है यहाँ पे भी, कुछ गैसेस हाईली सॉल्युबल है और कुछ गैसेस लेस सॉल्युबल है। देखते हैं कौन से गैसेस वाटर में डिसॉल्व इजीली होते हैं और कौन से गैसेस लेस सॉल्युबल रहते हैं। यहाँ पे गैसेस जब डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, ये भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। whenever you talk about gases, when you dissolve in a liquid, it is an exothermic process. Let's see what are the factors which are responsible for solubility of a gas in a liquid. पहले देखते हैं नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ गैस कैसे होना है? सॉल्वेंट लिक्विड, अगेन पोलर इज प्रिफर्ड। पोलर सॉल्वेंट में इजीली गैसेस डिसॉल्व होते हैं। अब गैस किस टाइप का होना है? गैसेस विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर हाईली सॉल्युबल इन लिक्विड्स। जिस गैस को आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं, वो गैसेस इजीली वाटर में डिसॉल्व होते हैं। गैसेस जिसको आप इजीली लिक्विफाई करते हैं, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो गैसेस इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। Gases which can be easily liquefied or which are having higher critical temperature. What is critical temperature? It is a temperature below which a gas can be liquefied. It is a temperature at which above which a gas cannot be liquefied. Below which it can be liquefied, above which it cannot be liquefied. That temperature we call it as critical temperature. तो अगर कोई गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, डेफिनेटली उसको आप इजीली लिक्विफाई कर पाएंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl गैसेस है विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, दे इजीली डिसॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अभी हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है।
Solubility of most of the gases in liquid decreases with increase in temperature since dissolution of gas in liquid is an exothermic process. अब जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व किया जाता है और डिजोल्व करते वक्त टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं. दे मेंटेन वेरी लो टेम्परेचर टू डिजोल्व लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस. अब जैसे कि हम घर पे ही वाटर ले लो आप, जब उसे आप बॉईल करने रखते हैं इनिशियली बबल्स आना स्टार्ट होते हैं. तो ये बबल्स आने की वजह ये है कि उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है या कोई दूसरे गैसेस है वो बाहर निकलते आते हैं. दे कम आउट फ्रॉम दैट वाटर बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल डिक्रीज. इस तरह कोल्ड ड्रिंक्स को भी आप नॉर्मली देखेंगे लो टेम्परेचर फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में जब हम रखते हैं तो गैस डिजोल्व कंडीशन में रहता है. अगर आप बाहर कंटेनर या ओपन कंटेनर रखेंगे उसे तो गैस स्लोली एस्केप होते जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है. सो ओवरऑल फॉर गैसेस solubility of most of the gases in liquid decreases with increase in temperature. Now here we'll discuss the pressure. Pressure has no effect on solubility of solid or liquid in water, whereas it has more effect or it is an important factor in the solubility of gas in a liquid. Solubility of gas in a liquid increases with increase in pressure. जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे गैस उतना ही ज़्यादा डिज़ोल्व होते जाएगा. टेम्परेचर तो देखें यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी इंक्रीज या डिक्रीज करने से, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इंक्रीज इन प्रेशर increases solubility of a gas in a liquid because whenever you increase the pressure a gas can be compressed. तो जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, सपोज एक 10 ml गैस कोई 100 ml वाटर में डिज़ोल्व हो गया और आप 20 ml पास करे थे सपोज, उसमें से सिर्फ 10 ml पर्टिकुलर प्रेशर कंडीशन में डिज़ोल्व हो गया. अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे वो 10 ml भी डिज़ोल्व हो जाएगा. दैट ऑल्सो विल डिज़ोल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. मीन्स जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ते जाता है. इसका रीज़न ये है, सपोज इसको हम ये 100 ml सॉल्वेंट ट्रीट करते हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ से फॉर एग्जांपल ये कोई लिक्विड है 100 ml क्वांटिटी में. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें कोई गैस पास करके इसको क्लोज करते हैं. तो जैसे ही आप गैस पास करके क्लोज करेंगे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे और पर्टिकुलर कंडीशंस पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स सरफेस पे भी रहते हैं. और ये आप ये कंटेनर को क्लोज कर दिए तो इतना थोड़ा गैस डिज़ोल्व हो गया और थोड़े गैस मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है. अब क्या करेंगे आप, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे. ये कंटेनर के ऊपर जो लिड है उसको आप कंप्रेस करेंगे. जब कंप्रेस करेंगे तो ये लिड यहाँ पे आ जाएगा. जब ये लिड यहाँ पे आएगा ये जो गैस मॉलिक्यूल्स पहले थे ये भी क्लोज हो जाते हैं. दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड सम ऑफ देम विल पास इनटू द लिक्विड. थोड़े इसमें के जो है लिक्विड में भी पास हो जाते हैं. पहले सरफेस के ऊपर थे, अब प्रेशर बढ़ाने के बाद कॉम्प्रेस हो गए और कॉम्प्रेस होने के बाद ये लिक्विड के अंदर फ्लो हो जा रहे हैं. दे आर मूविंग इनटू द लिक्विड. मतलब हो रहा क्या है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जा रहा है. तो ओवरऑल मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर इज इंक्रीजिंग द solubility of the gas. So these are all the factors which affect the solubility of a gas in a liquid. Now this relationship of solubility and pressure is explained by a scientist Henry, which we commonly call it as Henry's law. Henry's law states that at constant temperature solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas. अभी हमने देखा है प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है. जैसा ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ते जाती है. तो यहाँ पे इस लॉ के मुताबिक
solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे solubility भी बढ़ जाती है. इसको हम और थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ते हैं. solubility यानी कि आप solute डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं. अब उस गैस का हम क्या है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं और कन्वीनियंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन. ओके. और जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस गैस का हम इंडिविजुअल प्रेशर कंसीडर करेंगे. इंडिविजुअल जब प्रेशर हम कंसीडर करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. सेम थिंग हम यहाँ पे रिलेट करेंगे पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ. सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ वी ऑल्सो राइट इन दिस मैनर. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस, यानी कि लिक्विड सरफेस के ऊपर. partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. यानी कि जो गैस वाटर के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, उस क्वांटिटी को हम मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं और उस लिक्विड वाटर के ऊपर जो गैस प्रेजेंट है उसका हम पार्शियल प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं. तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. So P, small p stands for partial pressure of the gas and X is the mole fraction of the gas. They are directly proportional, or we write it as P is equal to KH into X. अगर आप ये proportionality sign remove कर देंगे, we will write equal to sign and will mention the proportionality constant represented here as KH, where KH is called as Henry's law constant. It is called as Henry's law constant. Now see the relationship. अगर हम P is equal to KH into X है, अगर मैं लिखता हूं KH is equal to क्या हो जाएगा? P divided by X means mole fraction or Henry's law constant. How they are related? Inversely proportional. मोल फ्रैक्शन से आपको सॉल्युबिलिटी गैस की पता चलती है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है पर्टिकुलर गैस के लिए. कैसा है दोनों का रिलेशनशिप? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मतलब KH के वैल्यू से आप बोल सकते हैं कि वो गैस की सॉल्युबिलिटी कम है या ज़्यादा है. व्हेन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी कैन से दैट लोअर द KH वैल्यू more will be the solubility of the gas. Higher the KH value, less will be the solubility of the gas because they are inversely proportional. Now, this P by X when you talk about, okay, this P by X ratio, it will be called as Henry's law constant. It is nothing but the slope you get from the graph. जैसे कि स्लाइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर y एक्सिस में ले रहे हैं और यहाँ पे हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. यहाँ पे P बाय X यानी कि आप यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं. दैट स्लोप विल गिव यू द KH value of a particular gas. So just now we have seen KH is inversely proportional to mole fraction. यानी कि अगर KH वैल्यू कोई गैस के लिए बहुत ज़्यादा है तो समझ जाना उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम है. अगर KH वैल्यू बहुत ही कम है तब आप बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. सो ओवरऑल रिमेंबर दिस पॉइंट. हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए गिवन प्रेशर, lower is the solubility of the gas in liquid. Higher the value of KH at a given temperature, it should be here temperature, lower is the solubility of the gas in a liquid. It should be T here.
So higher the value of KH at a given temperature, lower is the solubility of the gas, or lower the value of KH, higher is the solubility of the gas. So here are some examples of different gases they are given at a particular temperatures. See here, helium at 293 Kelvin temperature, it is having KH value as 144 to 149. वही हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का, या फिर ऑक्सीजन का 293 में 34. तो कंपेयर करेंगे दोनों भी, KH वैल्यू हीलियम का ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है. तो हीलियम का KH वैल्यू ज़्यादा है, हाइयर द वैल्यू ऑफ KH, सॉल्युबिलिटी विल बी लेस. ऑक्सीजन का KH वैल्यू बहुत कम है, मतलब हीलियम के साथ कंपेयर करने के बाद ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हीलियम से ज़्यादा है. So like this we can compare different gases. In 1 mark questions they may ask you, they will give you KH values. KH value of a gas A is 100. KH value of gas B is 50, which is more soluble or which is less soluble. So you will select, if you are asked more soluble gas, you will select lower KH value option, and if you are asked which is higher less soluble gas, you will select more KH value option. So in this way you can predict the solubility of a gas in a liquid. So this Henry's law we apply in various fields. Like here, Henry's law is applicable in the production of carbonated beverages like soft drinks, where carbon dioxide is dissolved in a liquid at a high pressure greater than 1 atmosphere, due to which solubility of gas in liquid increases. कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 7 अप या थम्स अप, पेप्सी, कोला, जो हम प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिक्विड लेते हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है शुगर डिज़ोल्व करके स्वीट एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो फ्लेवर चाहिए वो डिज़ोल्व कर देते हैं. बाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते वक्त दो जो एनवायरनमेंट होता है या फिर वो प्रोडक्शन का जो यूनिट होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम रहे जब गैस ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होता है. साथ ही साथ प्रेशर आपको जो है ज़्यादा अप्लाई करके उस गैस को डिज़ोल्व करना रहता है. सो whenever they prepare these beverages they maintain low temperature and high pressure so that they can dissolve maximum amount of gas in that particular liquid. So here, on what basis we are applying? We are applying here Henry's law, because solubility of a gas in a liquid is proportional to the pressure of the gas over the surface of liquid. Second, when you talk about another application, it is used in deep sea diving, where the divers use air tank containing 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen. जो सी डाइवर्स, जो समंदर या में कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं, डाइव करते हैं, दे सिंपली डोंट डाइव, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली नाइट्रॉक्स सिलेंडर. उस नाइट्रॉक्स सिलेंडर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी नो डाउट ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन है. लेकिन जैसा ये डाइवर्स समंदर में जब जाते हैं, डीपली अंदर अंदर जब जाएंगे, बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है. वो नाइट्रॉक्स सिलेंडर कैरी करके जब जाते हैं तो बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो इस नाइट्रॉक्स सिलेंडर में से ऑक्सीजन भी ब्लड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व होगा, नाइट्रोजन भी डिजॉल्व होगा. दोनों भी गैसेस ब्लड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर बॉडी के ऊपर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी भी जो है ब्लड के अंदर बढ़ते जाएगी. तब होता क्या है, नाइट्रोजन डिजॉल्व होने के बाद जैसे ये सी डाइवर्स सरफेस पे जब आते रहते हैं, तब ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो गैसेस डिजॉल्व हुए थे, अब वो अनडिजॉल्व कंडीशन में आते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर अब प्रेशर कम हो रहा है. जब प्रेशर कम होते जाएगा तो ऑक्सीजन भी अनडिजॉल्व कंडीशन में आएगा और नाइट्रोजन भी अनडिजॉल्व कंडीशन में आएगा, यानी कि ब्लड के बाहर आते जाते हैं. ऑक्सीजन बाहर आने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये नाइट्रोजन जब ये ब्लड के बाहर आता है, इससे बबल्स फॉर्म होते हैं. नाइट्रोजन बबल्स विल बी फॉर्म, जो कैपिलरीज को जो है ब्लॉक कर देते हैं. they block the capillaries and they will block or stop the flow of blood in the capillaries because of the formation of bubbles.
इससे क्या हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है, सफोकेशन होता है, and that condition, that phenomena, we call it as bends. Sometimes it causes death also. तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन, अब एयर में नाइट्रोजन होगा ही होगा, 60+% में होता है, यानी कि 11 पॉइंट, यानी कि 56 + 11 इफ यू टेक आउट इट विल बी इन द रेंज ऑफ 67 to 68%। उस थोड़े परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को हम जो है हीलियम गैस से रिप्लेस करते हैं। you will remove some part of nitrogen and you will add up helium gas. When you add up helium, this will be balanced, यानी कि जिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन से ये प्रॉब्लम बेंड्स अराइज हो रहा था उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं हीलियम गैस से। हीलियम जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तब क्या हो जाएगा, हीलियम का सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बहुत कम है। जब आप डीपली जाएंगे तब भी लेस क्वांटिटी में डिजोल्व होता है, जब आप वापस ऊपर आते हैं वो भी अनडिजोल्व कंडीशन में आएगा, लेकिन ऐसे ब्लॉकिंग नहीं फॉर्म होते हैं। पहले तो सॉल्युबल भी बहुत कम रहता है, अगर सॉल्युबल हुआ भी जब आप सरफेस पे आते हैं तो इस तरह के ब्लॉकेज नहीं होते हैं। सो दिस द वे अगेन वी अप्लाई द हेनरीज लॉ इन द नाइट्रॉक्स सिलेंडर, वी यूज दिस कंपोजिशन, and that medical condition which happens due to the presence of excess of nitrogen in blood is nothing but we call it as bends. Another application of Henry's law, it is applicable at high altitudes where partial pressure of oxygen is low and concentration of dissolved oxygen in the blood is also low. Hence, people suffer from weakness and inability to think properly. That symptom we call it as anoxia. अब जैसे कि हिली एरियाज पे या फिर माउंटेनियरिंग में जाते हैं, नॉर्मली आप विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो गया तो बॉडी के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन ही कम हो जाएगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगा, यू विल बिकम वीक एंड थिंकिंग एबिलिटी विल बी लॉस्ट, एंड दैट फेनोमेना वी कॉल इट एज एनॉक्सिया। इस वजह से माउंटेनियर्स जो हायर अल्टीट्यूड्स पे क्लाइंब करते हैं वहाँ पे भी वो नाइट्रॉक्स सिलेंडर कैरी करते हैं ताकि उनको जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैस, ऑक्सीजन गैस प्रॉपर प्रेशर कंडीशंस पे मिल सके। अब रही बात, ये और बात है कि हिली एरियाज में जो रहते हैं, ऑलरेडी वहाँ पे जो रहते हैं, उनका बायोलॉजिकल नेचर ही अलग होता है। कुदरत का यहाँ पे एक एग्जांपल है, वहाँ के लोग वहाँ के एनवायरनमेंट से सूटेड है। वहाँ के अल्टीट्यूड पे रहने वालों का ये जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहता है वो उनके लिए सूटेबल है और इजीली वो कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन हम लोग अगर हायर अल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना हेमोग्लोबिन वहाँ के उनके हेमोग्लोबिन से मैच नहीं हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारी अलग हो जाती है और उनकी अलग हो जाती है। उनका लो प्रेशर कंडीशन पे भी मैनेज हो जाता है, लेकिन हमको जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। इफ़ यू मूव at a higher altitudes we require oxygen cylinders, otherwise because of the low pressure, low oxygen concentration will be there in the blood and it will cause a medical symptom called as anoxia. So these are all the applications of Henry's law. Another small part, if you talk about solution of liquid in liquid, solid in liquid हो गया, liquid in liquid हो गया, gas in liquid हो गया, lastly liquid in liquid. Now when you talk about liquid in liquid, generally we don't come across saturated solution, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंपोनेंट लिक्विड है। अगर स्मॉलर क्वांटिटी को आप सल्यूट बोल रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर यही क्वांटिटी बढ़ाते गए तो ये फर्स्ट क्वांटिटी सॉल्वेंट बन जाएगा और पहली वाली क्वांटिटी सल्यूट बन जाएगा। So in generally we divide them in different case, different way. That is, we call them as immixable solutions, mixable solutions and partially mixable. दो लिक्विड जब आप मिलाते हैं, सैचुरेटेड है या नहीं है पहले तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लिक्विड कम क्वांटिटी में है, दूसरा लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है। ज़्यादा क्वांटिटी वाले को आप सॉल्वेंट बोलेंगे, कम क्वांटिटी को आप सल्यूट बोलेंगे। लेकिन पहले वाला लिक्विड ज़्यादा हो गया तो पहले वाले को आप सॉल्वेंट बोलना पड़ेगा, दूसरे वाले को आप सल्यूट बोलना पड़ेगा। यानी पे यहाँ पे एक सैचुरेट हुआ या नहीं हुआ आप बोल नहीं सकते हैं। इस वजह से हम कैटेगराइज दूसरे वे में करते हैं, इमिक्सेबल, मिक्सेबल एंड पार्शियली मिक्सेबल। ये डिपेंड करता है इनके इंटरैक्टिव फोर्सेस पे। अगर इंटरैक्टिव फोर्सेस बहुत ही वीक है तब वो इमिक्सेबल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे।
where both the two liquids don't mix but form two separate layers, like benzene in water, methyl chloride in water, because both the liquids are of different nature. Non-polar in polar, non-polar in polar. Mixable, दोनों mix होने वाले हैं when the two liquids dissolve in each other in all proportions. यहाँ पे नेचर दोनों का अगर सेम है तो इजीली वो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे. बेंजीन एंड टॉलिन दे आर ऑफ सेम नेचर, दोनों भी नॉन पोलर है, दे कैन फॉर्म ए मिक्सिबल सोल्यूशन. इथाइल अल्कोहल पोलर सोल्यूट, पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इट कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इसमें थोड़ा पोलैरिटी है, साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की एबिलिटी है, इस वजह से ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मिक्सिबल सॉल्यूशन. Partially mixable solution, when the two liquids mix up partially, means not remaining as immixable or not mixing totally, that time we call it as partially mixable. Force of attraction उतना खास नहीं रहता है जितना यहाँ पे था, उतना weak भी नहीं रहता है जितना यहाँ पे था. So ether and water, they can form very weak hydrogen bonds. That's why we call them as partially mixable solutions.